बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में एक जमीन है तिब्बत, जिसे लोग दुनिया की छत कहते हैं। सदियों तक यहाँ शांति, साधना और अध्यात्म का बोलबाला रहा। मंत्रों की गूंज, मठों में जलती दियों की लौ और भिक्षुओं की ध्यान मग्न उपस्थिति और दूर दूर तक फैले हुए बर्फीले पहाड़, यही तिब्बत की पहचान थे। यहाँ के लोग सरल, धर्मपरायण और अपनी अनोखी संस्कृति पर गर्व करते थे। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में इस शांत और पवित्र भूमि पर ऐसा तूफान आया जिसने तिब्बत की किस्मत ही बदल दी। एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसमें शांति के पीछे छिपा था संघर्ष, दर्द और गुलामी का लंबा दौर। तिब्बत, जो कभी एक आजाद और आत्मनिर्भर देश था, आज चीन के कठोर नियंत्रण में है। यह वही तिब्बत है जहां सदियों से एक अलग पहचान, अलग संस्कृति और एक अलग धर्म फला फूला। और इसी संस्कृति की आत्मा थे दलाई लामा, जो सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं बल्कि तिब्बत के राजनीतिक नेता भी माने जाते थे। तिब्बत का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत समृद्ध रहा है। यहाँ हजारों साल पहले से लोग रह रहे हैं, लेकिन तिब्बती सभ्यता का सही मायने में एकीकरण 7वीं सदी में हुआ, जब एक राजा हुए सोंगस्तेन गैम्पो। उन्होंने यार्लुंग वंश की स्थापना की और पूरे तिब्बत को एक सूत्र में बांधा। उसी समय तिब्बत में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। भारत से 2 महान आचार्य शांत रक्षित और गुरु पद्म संभव को तिब्बत बुलाया गया। उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म की नींव रखी, जिसे आज दुनिया तिब्बती बौद्ध परंपरा के नाम से जानती है। इस परंपरा में एक अनोखा विश्वास पैदा हुआ पुनर्जन्म का। यह माना गया कि जो गुरु करुणा और ज्ञान के प्रतीक होते हैं, वे बार बार जन्म लेते हैं और हर जन्म में उन्हें पहचान कर फिर से उनका वही दर्जा दिया जाता है जो पहले था। इन्हीं में सबसे ऊपर होते हैं दलाई लामा। इस विश्वास ने तिब्बती समाज को एक आध्यात्मिक ढांचे में बांध दिया, जहां धर्म और नेतृत्व एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लेकिन तिब्बत की कहानी सिर्फ धर्म की नहीं है, यह भूगोल और राजनीति का संघर्ष की भी कहानी है। तिब्बत एक विशाल क्षेत्र था, 3 प्रमुख हिस्सों में बटा हुआ, उत्सांग, खाम और अमदो। ये इलाके न सिर्फ धार्मिक रूप से खास थे, बल्कि भौगोलिक रूप से भी बेहद रणनीतिक थे। समय बीतता गया और 13वीं सदी में मंगोलों ने तिब्बत पर हमला किया। बाद में 1720 में चीन की छिंग वंश ने हस्तक्षेप किया और खाम और अमदो क्षेत्रों को चीन में मिला लिया गया। लेकिन तिब्बत का बाकी हिस्सा अभी भी आंशिक रूप से स्वतंत्र रहा। जब 1911 में चीन में क्रांति हुई और छिंग वंश का अंत हुआ, तब तिब्बत ने खुद को पूरी तरीके से स्वतंत्र घोषित कर दिया। चीनी सेना को ल्हासा से निकाल दिया गया और दलाई लामा ने खुले तौर पर तिब्बत की आजादी की घोषणा कर दी। लेकिन चीन को यह स्वीकार नहीं था। नई बनी चीनी सरकार ने तिब्बत को अपना हिस्सा मानना जारी रखा और उस पर दावा बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तिब्बत को पूरी तरीके से मान्यता नहीं मिल सकी। यही वजह थी कि तिब्बत की आज़ादी व्यवहार में तो थी, लेकिन कागजों पर और राजनीतिक नक्शों में वह हमेशा विवाद का हिस्सा बना रहा। इस विवाद को सुलझाने के कुछ प्रयास भी हुए। 1914 में भारत के शिमला में एक सम्मेलन हुआ, जहां ब्रिटिश, तिब्बती और चीनी प्रतिनिधि आमने सामने बैठे। चीन ने इस समझौते पे हस्ताक्षर नहीं किए, लेकिन तिब्बत और ब्रिटेन ने किए, और यही वो समय था जब तिब्बत और भारत के बीच मित्रता की शुरुआत हुई। इसके बाद के 40 साल तिब्बत के सबसे शांत और सबसे स्वतंत्र साल रहे। तिब्बत ने अपनी मुद्रा चलाई, अपनी सेना बनाई और अपनी संस्कृति को खुलकर जिया, लेकिन यह सब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति आई। माओ जेडोंग के नेतृत्व में एक नया चीन बना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। माओ की सोच बिल्कुल सख्त थी, एक देश, एक सरकार और एक संस्कृति। और इसी सोच के तहत तिब्बत को भी मातृभूमि में शामिल करने की योजना बनी। 1950 में बिना किसी औपचारिक युद्ध की घोषणा के चीन की सेना ने तिब्बत पर हमला कर दिया। हजारों सैनिक तिब्बत के चामडो शहर में घुस आए, जबकि तिब्बत की जनसंख्या उस समय सिर्फ 10 लाख के आसपास थी और सेना कुछ हजार सैनिकों की थी। चीन ने इसे शांतिपूर्ण मुक्ति कहा, लेकिन असल में यह स्पष्ट सैन्य कब्जा था। 1950 के हमले के बाद चीन ने तिब्बत की राजधानी ल्हासा की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। तिब्बती सेना संसाधनों और संख्या दोनों में बहुत कमजोर थी। उधर चीन यह दिखाना चाहता था कि यह कब्जा जबरन नहीं बल्कि आपसी समझ से हुआ है। इसलिए चीन ने तिब्बती अधिकारियों को बीजिंग बुलाया। 1951 में तिब्बती प्रतिनिधियों को बीजिंग में एक लंबा दस्तावेज सौंपा गया और कहा गया कि बिना किसी बदलाव के इस पे साइन करो। यह था 17 सूत्रीय समझौता, जिसको कि अंग्रेजी में 17 पॉइंट अग्रीमेंट भी कहते हैं। इस समझौते का पहला ही बिंदु था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और तिब्बती जनता मातृभूमि में लौट रही है।
बाकी के बिंदुओं में वादा किया गया कि तिब्बत को सांस्कृतिक और धार्मिक स्वायत्तता मिलेगी, मठों का सम्मान किया जाएगा और दलाई लामा की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। लेकिन सच तो यह था कि तिब्बत के प्रतिनिधियों को न तो दलाई लामा से सलाह लेने दी गई और न ही ल्हासा में बैठे अपनी सरकार के प्रतिनिधियों से बात करने दी गई। यह समझौता बंदूक की नोक पे साइन करवाया गया। 16 साल के दलाई लामा ने जब यह समझौता पढ़ा तो उन्होंने इसे अनिच्छा से स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे शायद तिब्बती पहचान को बचाया जा सकता है। लेकिन धीरे धीरे चीन ने अपने सारे वादे तोड़ दिए। फिर भी उस समय तक दलाई लामा को यह उम्मीद थी कि बातचीत और सहयोग से हालात सुधर सकते हैं। उन्हें लगता था कि अगर चीन के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं तो तिब्बत की पहचान को सुरक्षित रखा जा सकता है। 1954 में दलाई लामा पहली बार चीन गए। वहाँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, फैक्ट्रियाँ, शिक्षा व्यवस्था देखी और प्रभावित हुए। चीन ने उन्हें दिखाया कि कैसे तिब्बत को भी ऐसा ही बनाया जा सकता है। लेकिन यह सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा था, री एजुकेशन यानी कि विचारधारा का परिवर्तन। तिब्बती नागरिकों और मठों के भिक्षुओं को चीन बुलाया गया, उन्हें चीन के विकास की तस्वीर दिखाई गई और राजनीतिक प्रशिक्षण दिया गया। असल मकसद था कि उन्हें तिब्बत की पहचान से दूर कर चीन की विचारधारा में ढाल दें। माओ जेडोंग की सोच थी एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति। विविधता उनके लिए कमजोरी थी और इसलिए तिब्बत के भीतर भी विविधता को खत्म करने की शुरुआत की गई। चीन की यह रणनीति तिब्बती समाज के भीतर गहरी बेचैनी पैदा कर रही थी। 1956 में दलाई लामा भारत आए। यहाँ उन्हें कुछ तिब्बती गुरिल्ला लड़ाकों से मिलने का मौका मिला जो चीन के खिलाफ लड़ रहे थे। उनसे बात करने के बाद दलाई लामा को पहली बार एहसास हुआ कि चीन की असली मंशा क्या है, और अब वे समझ चुके थे कि यह मुक्ति नहीं बल्कि उपनिवेशीकरण है। धीरे धीरे पूरे तिब्बत में विरोध की आवाजें उठने लगी। लोग समझने लगे कि चीन न सिर्फ उनकी जमीन बल्कि उनकी आत्मा पर भी कब्जा कर रहा है। अगर जिंदा रहना है तो जाओ। 10 मार्च 1959 को चीन ने एक आमंत्रण भेजा। दलाई लामा को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया गया, लेकिन शर्त यह थी कि वे बिना किसी अंगरक्षकों के आए। यह सुनते ही ल्हासा की जनता का मन शंकाओं से भर गया। कहीं ये गिरफ्तारी का जाल तो नहीं या कोई साजिश तो नहीं। ल्हासा की सड़कों पे हजारों लोग जमा हो गए। उनके दिलों में एक ही डर था कि कहीं चीन दलाई लामा को गिरफ्तार न कर ले। वे अपने नेता और अपने सबसे बड़े धर्मगुरु को किसी भी हाल में बचाना चाहते थे। उनके लिए दलाई लामा सिर्फ एक इंसान नहीं थे बल्कि तिब्बत की आत्मा थे। इसलिए लोग पोताला पैलेस के चारों ओर दीवार बनकर खड़े हो गए, मानो कह रहे हो कि पहले हमें हटाओ फिर हमारे गुरु तक पहुँचना। पूरे शहर में तनाव फैल गया। चीनी सेना ल्हासा को घेर चुकी थी और तब एक बार फिर दलाई लामा ने सलाह ली अपने आध्यात्मिक सलाहकार स्टेट ओरेकल से। पहले 2 बार ओरेकल ने उन्हें रुकने की सलाह दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि आज ही रात को निकलो, अगर जिंदा रहना है तो जाओ। 17 मार्च की रात दलाई लामा ने भेष बदला। उनके साथ थे उनकी माँ, बहन, छोटे भाई और कुछ वरिष्ठ अधिकारी। चुपचाप वो महल से निकले और हिमालय की ओर चल पड़े। जैसे ही चीन को उनके पलायन की खबर लगी, सैन्य विमान भेजे गए, सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन तिब्बत का भूगोल बहुत खुला और पहाड़ी है, छिपने की जगह कम, इसलिए कारवां सिर्फ रात को चलता और दिन में छिप जाता। कई दिनों तक ये सफर चलता रहा। खाने को कुछ नहीं, कई बार कीड़े मकोड़े तक खाने पड़े। ये वही लोग थे जो तिब्बत की रॉयल फैमिली माने जाते थे और अब भूखमरी, ठंड और डर के बीच भाग रहे थे। इस बीच उन्हें एक चौंकाने वाली मदद मिली। CIA जो कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उनकी मदद। अमेरिका को डर था कि चीन सोवियत यूनियन के साथ मिलकर एक बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए उन्होंने तिब्बती गुरिल्ला लड़ाकों को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। तब तक यही लोग दलाई लामा को सुरक्षित भारत लाने में मददगार बने। 26 मार्च को वो भारत की सीमा तक पहुंचे और वहीं से दलाई लामा ने पंडित नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और शरण मांगी। 31 मार्च 1959 को वे भारत में दाखिल हुए और भारतीय संसद में नेहरू ने ऐलान किया कि दलाई लामा को सम्मान पूर्वक शरण दी जाएगी। भारत में शरण मिलने के बाद दलाई लामा और उनके साथ आए हजारों तिब्बती शरणार्थियों को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला और देश के अन्य हिस्सों में बसाया गया। लेकिन तिब्बत की धरती पर हालात और भी बुरे होते चले गए। चीन ने अब किसी भी तरह का विरोध सहना बंद कर दिया था। 1966 से 1977 तक जब चीन में सांस्कृतिक क्रांति चलाई जा रही थी, तब तिब्बत को भी उसी आग में झोंक दिया गया। हजारों मठों को जमींदोज कर दिया गया, बौद्ध मूर्तियां तोड़ी गई, धार्मिक ग्रंथों को आग लगा दी गई, भिक्षुओं को जबरदस्ती मजदूरों के शिविर में भेज दिया गया और एक पूरी संस्कृति को पिछड़ा और अंधविश्वासी कहकर मिटाने की कोशिश की गई। यह सिर्फ धर्म पर हमला नहीं था, यह तिब्बत की आत्मा पर हमला था। इन 10 सालों में लाखों लोग या तो मारे गए या भूखे मरे या जबरन श्रमिक बना दिए गए। अनुमान है कि लगभग 10 लाख तिब्बती इन वर्षों में मारे गए। तिब्बत जहां कभी भूख से मरने की कोई खबर नहीं आई थी, वहां पहली बार अकाल पड़ा। 3 लाख से ज्यादा लोग भूख से मरे। इतना ही नहीं, तिब्बत की प्राकृतिक संपदा को भी लूटा गया। 80% जंगल काट दिए गए। परमाणु और जहरीले कचरों को वहां फेंका गया। नतीजा यह हुआ कि आज तिब्बती इलाकों में चीन का सबसे ज्यादा गरीबी का स्तर पाया जाता है। खेती करने वाले लोगों में 34% लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे हैं। 1987 से 89 तक ल्हासा में फिर से विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने तिब्बती
पहचान के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा दी। जवाब में चीन ने मार्शल लॉ लगाया, विदेशी पत्रकारों को निकाल दिया और शहरों को बंद कर किला बना दी। 2008 में जब बीजिंग ओलंपिक की तैयारी हो रही थी तब एक और बड़ा जन विद्रोह हुआ। दुनिया की नजरों के सामने तिब्बती लोगों ने फिर से अपनी आवाज उठाई, लेकिन इंटरनेट बंद कर दिया गया, सैकड़ों लोग मार दिए गए, हजारों गायब हो गए। आज तिब्बत को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वहाँ कुछ भी स्वायत्त और स्वतंत्र नहीं है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी हर फैसले पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखते हैं। स्कूलों में तिब्बती भाषा को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और उसकी जगह मंदारिन को जबरदस्ती थोप दिया गया है। छोटे छोटे बच्चों को उनके परिवारों से दूर जबरन बोर्डिंग स्कूलों में भेजा जा रहा है ताकि वे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने धर्म से कट जाएं। भिक्षुओं को माओ और सी जिनपिंग की तस्वीरें अपने मठों में लगानी पड़ती है। उन्हें राष्ट्रभक्ति की परीक्षा पास करनी पड़ती है। जो विरोध करता है उसे जेल भेज दिया जाता है या फिर गायब कर दिया जाता है या जान से मार दिया जाता है। कई बार यातनाएं भी दी जाती हैं। यह एक बहुत सोची समझी रणनीति है तिब्बती पहचान को जड़ से मिटा देने की। चीन कहता है कि उसने तिब्बत में विकास किया है, रेलवे लेकर के आया है, लोगों के लिए अस्पताल बनवाए हैं, घर घर में बिजली पहुंचाई है, सड़कें बनाई हैं। लेकिन तिब्बती कहते हैं कि यह विकास हमारे बिना हुआ है, हमारे खिलाफ हुआ है और हमारी कीमत पर हुआ है। जो कुछ भी बदला गया उसमें हमारी संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं थी। हमारे धर्म, हमारी भाषा और हमारी पहचान को कुचलकर जो इमारतें खड़ी की गई हैं, हम उन्हें विकास नहीं विनाश मानते हैं। चीन ने तिब्बत में बड़ी संख्या में हान चीनी लोगों को बसाया। नतीजा यह है कि आज कई शहरों में तिब्बती लोग अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं। जनसंख्या परिवर्तन तिब्बती संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और इसी सांस्कृतिक संकट के बीच अब एक और सवाल सामने खड़ा है कि दलाई लामा का भविष्य क्या होगा। दलाई लामा अब 88 वर्ष के हो चुके हैं। चीन खुलकर यह कह चुका है कि अगला दलाई लामा चीन की धरती पर जन्म लेगा और उसकी मान्यता सिर्फ वही होगी जिसे चीन की सरकार स्वीकार करेगी। लेकिन धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार यह बात पूरी तरीके से खारिज कर चुकी है। उनका साफ कहना है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म कोई राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि यह एक धार्मिक परंपरा है और इसे तय करने का अधिकार सिर्फ तिब्बतियों को है, न कि किसी सरकार को। लेकिन इस धार्मिक परंपरा की रक्षा अब केवल तिब्बत की धरती पर नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हो रही है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई है भारत ने, हमारे अपने भारत ने। भारत ने तिब्बत को कभी औपचारिक रूप से स्वतंत्र देश नहीं माना, लेकिन तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी, धर्मशाला में निर्वासित सरकार को स्थान दिया और उनकी संस्कृति को सांस लेने का अवसर भी दिया। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के मजनू के टीला जैसे इलाकों में आज भी तिब्बती समुदाय शांति और सुरक्षा के साथ रह रहे हैं। लेकिन हर देश भारत जैसा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तिब्बत की आवाज अब धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। दुनिया के ज्यादातर देश चीन से अपने व्यापारिक रिश्तों की वजह से तिब्बत के मुद्दे पे चुप्पी साध लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी तिब्बत को लेकर के अब तक कोई ठोस प्रस्ताव पास नहीं हो पाया है। अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने समय समय पर तिब्बत में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जरूर जताई है, लेकिन यह सिर्फ भाषणों और बयानों तक सीमित रह जाता है। आज तिब्बत का नक्शा भले ही दुनिया के मानचित्र पर अब भी बना हुआ है, लेकिन उसकी आत्मा को हर रोज मिटाने की कोशिश की जा रही। मठों की घंटियां अब कम सुनाई देती हैं, भिक्षुओं की आंखों में वो निश्चिंतता नहीं रही और बच्चों की किताबों से उनकी अपनी भाषा गायब हो रही है। फिर भी यह संघर्ष थमा नहीं है। दुनिया भर में फैले तिब्बती लोग आज भी अपनी परंपरा, अपने धर्म और अपनी भाषा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेट पर, स्कूलों में, मठों में, छोटे छोटे सांस्कृतिक संस्थानों में वे अपनी पहचान को जिंदा रखे हुए हैं। यह कहानी हमें एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी संस्कृति को बंदूक, सेंसरशिप और जबरन बदलावों से हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है? क्या किसी आत्मा को कागजी आदेशों से चुप कराया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि तिब्बत की आत्मा आज भी जिंदा है। भारत के पहाड़ी गांवों में, यूरोप और अमेरिका के बौद्ध केंद्रों में और उन लाखों लोगों के दिलों में जो आज भी फ्री तिब्बत का झंडा उठाए खड़े हैं। यह सिर्फ एक भूगोल की कहानी नहीं है, यह कहानी है आत्म संरक्षण की, यह कहानी है अस्तित्व की लड़ाई की और यह कहानी है उस उम्मीद की जो कभी मरती नहीं है। और जब तक आत्मा जिंदा है तब तक तिब्बत का संघर्ष भी जिंदा रहेगा। नमस्कार।